हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे आपके चैनल बोर्ड जोन जूनियर में। आज हम जुड़े हैं आप लोगों के लिए एक और नई एमसीक्यू सीरीज को लेकर, जहां हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जो आपको सीधे सीधे आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को जो है वो अंत तक देखना है। ये वीडियो जो है वो दोनों लैंग्वेज में होगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम के मेरे छोटे भाइयों और बहनों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना समय को व्यर्थ करे इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला सवाल जो है यहाँ पर, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ नेशनल स्टेट बिल्डिंग इन जर्मनी। जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? तो वो जो आपका जनक थे वो थे यहाँ पर आपके ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क जो थे वो प्रशिया का चीफ मिनिस्टर था। उसने ब्लड और आयरन पॉलिसी के थ्रू जर्मनी को यूनाइट किया। डेनमार्क और ऑस्ट्रिया फ्रांस के अगेंस्ट जो है वो वॉर्स जीतने के कारण जर्मन स्टेट को एक नेशनल स्टेट बनाया, और उसे हम जो है जर्मन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट कहते हैं। इसी के साथ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जो कि है जर्मेनिया बिकम द एलिगरी ऑफ विच नेशन। जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक थी? तो वो थी आपकी जर्मनी का रूपक थी। 19th सेंचुरी में नेशंस को फीमेल फिगर्स के थ्रू दिखाया जाता है, जैसे फ्रांस में मैरिनी और जर्मनी में जर्मेनिया। जर्मेनिया यूनिटी, स्ट्रेंथ और नेशनलिज्म का सिंबल थी। अगला है यहाँ पर, द रेज ऑफ राइजिंग सन सिंबलाइज व्हाट। उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक है? तो उगते सूर्य की किरणें यहाँ पर फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का प्रतीक है। नेशनलिस्ट पेंटिंग में राइजिंग सन का मतलब होता है डार्कनेस यानी ऑपरेशन का एंड, नया युग और फ्रीडम की शुरुआत। इसलिए उगते सूरज की किरणें आजादी और होप का सिंबल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्यूसेपी मैजिनी वाज एन। ग्यूसेपी मैजिनी क्या था? तो वो एक इटालियन रिवोल्यूशनरी था, यानी इटली का एक क्रांतिकारी था। ग्यूसेपी मैजिनी इटली का एक नेशनलिस्ट लीडर था। उसने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे सीक्रेट सोसाइटीज बनाए। उसका एम था इटली को एक यूनाइटेड नेशन बनाया जाए, इसलिए वो एक इटली का क्रांतिकारी था। नेक्स्ट है यहाँ पर चैप्टर नंबर थर्ड, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। चैप्टर सेकेंड से आपके ओनली ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा, एमसीक्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। चैप्टर थ्री का जो पहला है वो है, इन 1885 द यूरोपियन पावर डिवाइडेड विच कंटिनेंट अमॉन्ग देमसेल्फ। 1885 में यूरोपीय ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप को आपस में बांट लिया था? तो वो जो था वो था आपका अफ्रीका। अफ्रीका को यहाँ पर उन्होंने बांट लिया था। 1885 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें यूरोपियन पावर जो कि थी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने अफ्रीका को आपस में बांट लिया। अफ्रीकन लोगों से कोई पूछता तक नहीं गया। इस प्रोसेस में यहाँ पर आपको स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसी के साथ बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक डिप्रेशन। आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? वो था यहाँ पर आपका अमेरिका। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत यूएसए के वॉल स्ट्रीट क्रैश से हुई थी। बैंक जो है वो बंद हो गए, फैक्ट्रीज क्लोज हो गई और मिलियंस लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे। इससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट अमेरिका पर पड़ा था। अगला है यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन, इंडेंचर्ड लेबर टेकन आउट फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज वर कॉल्ड। विदेश से ले जाने वाले अनुबंधित मजदूर क्या कहलाते थे? तो उन्हें यहाँ पर गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। इंग्लिश में भी इसे गिरमिटिया कहा जाता है। ब्रिटिश इंडिया से लेबर्स को कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट, जिसे प्योर गिरमिट कहा जाता है, उस पर फिजी, कैरिबियन और मॉरिशियस भेजा जाता था, इसलिए उन्हें गिरमिटिया लेबर्स कहा जाता था। अगला है, G77 इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच टाइप ऑफ कंट्री। G77 किन देशों का संगठन है? तो डेवलप्ड कंट्रीज का यहाँ पर एक संगठन है, यहाँ पर जो जिसमें आपको डेवलपिंग कंट्री जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका ये शामिल होती हैं। ये रिचेस्ट कंट्रीज के अगेंस्ट इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है और एक फेयर ग्लोबल ट्रेड सिस्टम जो है वो कहलाता है। अगला जो है वो आपका है, इन द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस विच इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड।
ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? तो यहाँ पर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो है यहाँ पर स्थापना की गई थी, जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर IMF और वर्ल्ड बैंक बनाए गए थे, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। अगला है यहाँ पर आपका 6th क्वेश्चन, इन द 19th सेंचुरी ड्यू टू द चाइना डिक्लाइनिंग रोल एंड अमेरिकाज राइजिंग इन्फ्लुएंस द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड शिफ्टेड टू। 19वीं सदी में चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव से विश्व व्यापार का केंद्र जो है वो बना आपका यूरोप। 19th सेंचुरी में चाइना का जो ट्रेड कंट्रोल है वो कम हुआ, यूरोप में कॉलोनीज और इंडस्ट्री के थ्रू पावर गेन जो है वो उसने की, इसलिए वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर यूरोप बना। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हेन डिड द वर्ल्ड बैंक एंड IMF स्टार्ट फंक्शनिंग ऑफिशियली? तो यहाँ पर 1946 में जो है वो ऑफिशियली यानी औपचारिक रूप से काम करना विश्व बैंक और IMF ने शुरू किया था, वो था यहाँ पर आपका 1946, ओनली 1946। कॉन्फ्रेंस जो है वो 1944 में हुई थी, लेकिन इनका जो ऑफिशियल वर्क है वो 46 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सिस पावर इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड? निम्न में से कौन द्वितीय युद्ध में धुरी शक्तियों में शामिल नहीं था? तो जो यहाँ पर आपका रसिया है वो धुरी जो शक्तियां हैं उसमें शामिल नहीं था। एक्सिस पावर में थे आपके जर्मनी, इटली और जापान। जो रसिया था वो एलाइड पावर्स में था, इसलिए रसिया एक्सिस का कोई हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री डिड नॉट ज्वाइन द एक्सिस पावर इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो फ्रांस है उसने धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं किया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक्सिस पावर में आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन था, और फ्रांस जो है वो एलाइड पावर्स में शामिल हो गया था। नेक्स्ट है आपका 10th, व्हेन डिड द ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन बिगिन? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की जो शुरुआत है 1929 में हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। हु इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार है यहाँ पर किया था जेम्स हारग्रीविस ने। स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी जो एक ही टाइम पर कई थ्रेड स्पिन कर सकती थी। इससे जो है वो क्लॉथ प्रोडक्शन फास्ट हो गया। इसका इन्वेंशन जेम्स हारग्रीविस ने 1764 में किया था, और ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एक मेजर स्टेप था। अगला है, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन इंडिया इन 1854? बॉम्बे यानी मुंबई में भारत की पहली कपास मिल स्थापित की गई थी। बॉम्बे में पोर्ट फैक्ट्री, रो कॉटन इजीली अवेलेबल हुआ, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन इजी यहाँ पर होता था। इसके लिए यहाँ पर पहली जो कॉटन मिल थी वो यहाँ पर आपके मुंबई में एस्टेब्लिश की गई थी। अगला यहाँ पर, व्हेन वाज द फर्स्ट जूट मिल सेटअप इन बंगाल? तो 1865 में ये की गई थी। अगला है, व्हाट डू द टू फिगर्स इन द टू मैजिशियन इमेज सिंबलाइज? दो जादूगर चित्र में दो आकृतियां किसका प्रतीक थी? तो वो आपका प्रतीक थी नॉर्थ और कैपिटलिज्म का, यानी उत्तर और पूंजीवाद का। एनसीईआरटी में जो इमेज दी गई है टू मैजिशियंस, उसमें एक मैजिशियन डेवलप्ड इंडस्ट्रियल नॉर्थ को शो करता है, दूसरा कैपिटलिस्ट पावर को। ये इमेज दिखाती है कि कैसे इंडस्ट्रियल नेशन दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 5th, हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट जूट मिल इन कलकत्ता इन 1917? तो आपके जमशेदजी टाटा ने जो है वो 1917 में कलकत्ता में पहली बार जूट लगाने वाले व्यवसायी बने थे। उनका रोल इसको एस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा था। उन्होंने स्टील, पावर और टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया। 1917 में कलकत्ता में जूट मिल एस्टेब्लिश करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। नेक्स्ट है, इन द डिकेड वर द अर्लीस्ट फैक्ट्री सेटअप इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने किस दशक में खुले? तो 1730 का जो दशक था उसमें खुले। इंग्लैंड में 18वीं सेंचुरी की स्टार्ट में फैक्ट्रीज आनी शुरू हुई। 1730 के दशक में अर्लीस्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश हुई, जो लेटर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बेस बनती है। अगला जो 7वां सवाल है वो है, टिल 1840 विच इंडस्ट्रीज फ्लोरिश द ब्रिटिश मोस्ट? 1840 के दशक तक ब्रिटेन में कौन से उद्योग सबसे अधिक फूले फले? तो वो थे आपका टेक्सटाइल एंड आयरन इंडस्ट्री। 1840 तक ब्रिटेन की इकोनॉमी का बैकबोन था टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री। रेलवेज, मशीन, शिप्स, ये सब जो है
वो आयरन से बनने लगे थे। इसी के साथ अब हम यहाँ पर बात करेंगे अगले सवाल की। नेक्स्ट जो है वो है आपका, इन 19th सेंचुरी शॉर्टेज ऑफ लेबर वाज फेस्ड बाय विच कंट्री। 19वीं सदी में किस देश में श्रमिकों की कमी थी? तो वो थी आपका अमेरिका। 19th सेंचुरी में अमेरिका रैपिडली ग्रो कर रहा था, लेकिन पॉपुलेशन कम थी, इसीलिए लेबर शॉर्टेज हुई और माइग्रेंट को इनवाइट किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 9th, इन 1812 इंडियाज शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड वाज अबाउट। 1811-12 में विश्व व्यापार में भारत की जो हिस्सेदारी है वो लगभग कितनी थी? तो वो करीब करीब 13%, 13% जो है वो हिस्सेदारी करीब करीब थी। 1811-12 के करीब इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर था, उसमें जो उसका शेयर था वो 13% था, लेकिन ब्रिटिश पॉलिसीज ने इसे और भी कम कर दिया था। नेक्स्ट जो है वो है, व्हेन डिड जे एन टाटा एस्टेब्लिश फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इन जमशेदपुर। तो वो यहाँ पर आपका 1912 में किया था। जमशेदपुर जो आपके टाटा जी थे उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1912 जमशेदपुर में लगाई। यह फर्स्ट मॉडर्न स्टील प्लांट था। नेक्स्ट है आपका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। पहला सवाल यहां पर हम देखते हैं, इन विच कंट्री वाज द अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण तकनीक किस देश में विकसित हुई? तो वो था आपका चाइना। चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और पेपर इन्वेंशन बहुत पहले ही हो चुका था, इसलिए अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी चाइना में डेवलप हुई। नेक्स्ट है आपका, विच इज द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ जापान। जापान की सबसे पुरानी प्राचीन मुद्रित बुक कौन सी थी? तो वो थी डायमंड सूत्रा, जो कि 868 बिफोर क्राइस्ट सीई की थी। डायमंड सूत्रा एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। 868 सीई की डेट लिखी हुई कॉपी मिलती है, इसलिए इसे वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक कहा जाता है। नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें इसी के साथ, जो कि है आपकी, विच हु ब्रॉट द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक फ्रॉम चाइना टू इटली। चीन से इटली वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कौन ले आया? वो थे आपके मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है वो चाइना से ट्रेवल करने के बाद प्रिंटिंग और पेपर इन्वेंशन को यूरोप यानी इटली में उन्होंने इंट्रोडक्शन किया। अगला है आपका, हु इन्वेंटेड मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस। आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया? तो वो है गुटेनबर्ग। योहान गुटेनबर्ग में जो है वो इसका यहाँ पर आविष्कार किया। अगला, ड्यू टू हुज राइटिंग डिड द रिफॉर्मेशन मूवमेंट बिगेन इन यूरोप। किसके लेखन के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुआ? वो था यहाँ पर आपका मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने चर्च की करप्शन के अगेंस्ट लिखा। उसकी 95 थीसिस जो बुक थी, जो उसकी प्रिंट थी, वो प्रिंट होकर यूरोप में पहली बार छपी, जिससे रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसे मैं ढंग से लिख देता हूं। 6th क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ संवाद कौमुदी इन 1821। वो थे राजा राम मोहन रॉय। 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। राजा राम मोहन राय एक सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने 1821 में ये चलाई थी। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी लिखी थी यहाँ पर आपके ज्योतिबा फुले जी ने। ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। गुलामगिरी में आपके कास्ट सिस्टम और सोशल इनइक्वालिटी को ज्योतिबा फुले ने यहाँ पर चैलेंज किया था। अगला जो सवाल है वो है आपका, प्रिंट कल्चर गेव बर्थ टू विच रिवॉल्यूशन। मुद्रण स्थिति ने किस क्रांति को जन्म दिया? तो उसने जन्म दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 1889 की फ्रांसीसी क्रांति। अगला सवाल, वेयर वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस सेटअप इन इंडिया। तो इंडिया में जो है गोवा में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुई थी। नेक्स्ट और आखिरी सवाल इस वीडियो का, हु पब्लिश द न्यूज़पेपर केसरी। केसरी जो है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इसमें यहाँ पर आपके नेशनलिस्ट आइडिया स्प्रेड करने के लिए इसका जो है वो प्रकाशन होने लगा। एक और जो है वो है, हु पब्लिश बंगाल गैजेट।
बंगाल गैजेट जो है वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने यहाँ पर की थी। और भी होगा शायद, एक और है। ये जो है वो आखिरी सवाल है। हु रोट द ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन? अमर जीवन नामक जो आत्मकथा है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी रास सुंदरी देवी। ये पहली फीमेल ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है। ये वुमेन लिटरेसी और स्ट्रगल को दिखाती है। ये आपका जो है आखिरी सवाल था। ये जो वीडियो आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए बोर्ड जोन जूनियर के साथ। थैंक यू गाइस।